आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो कि अभ्यास नंबर 1 है। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा बताएंगे। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात इसको किस नाम से जानते हैं हम? कलन विधि के नाम से। किस विधि से? कलन विधि से। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि यदि हम कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे ए ले लिया, क्या ले लिया? ए धनात्मक पूर्णांक। यदि धनात्मक पूर्णांक ए में किसी अन्य पूर्णांक है जो कि धनात्मक है, अन्य धनात्मक पूर्णांक हो गया बी, में भाग देते हैं हम। जैसे देखो, ए में यदि आप बी का भाग दे, शेषफल यदि आर बचे, शेषफल क्या बचे? आर बचे, ठीक है। और ये आर हमेशा किस से छोटा होता है? बी से छोटा होता है। और भागफल को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? क्यू के द्वारा। तो इनके द्वारा विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि को परिभाषा हो गई कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को यदि अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए और शेषफल यदि आर बचे जहाँ पर बी आर से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? विभाजन एल्गोरिथम अर्थात कलन विधि कहलाती है। तो इनके द्वारा देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेयिका को हम कैसे लिखते हैं? देखो, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज़ है? देखो, यहाँ ए तो हो गया भाज्य, यानी जिसमें भाग दिया जाता है। बी हो गया भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। क्यू हो गया भागफल, और आर हो गया शेषफल। तो सूत्र बन गया इसमें। देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जहाँ बी बड़ा होता है किससे? हमेशा आर से बड़ा होता है। बी बड़ा है आर से, ठीक है। ये तो हो गई पहला आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है, ठीक है। अब देखो, दूसरा आपके काम आएगा इसके अंदर, इसी अभ्यास के अंदर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को कैसे हल करते हैं हम? तो इसको हल करेंगे तो ये ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, यानी पहले पद का वर्ग प्लस 2 ये गुणा ए गुणा बी, इनको हल प्लस बी का वर्ग। 3 नंबर, ए प्लस बी की 3 का सूत्र काम आएगा इस अभ्यास में। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए की 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की 3, ठीक है। चौथा देखो, चौथे के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये शब्द लिखे होंगे, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये शब्द आ सकता है अधिकतम, या ये शब्द हो सकता है प्रश्न के अंदर न्यूनतम स्थान, न्यूनतम स्थान।
इन सब के लिए आप क्या ज्ञात करोगे, HCF ज्ञात करोगे। और वर्ताकार पथ या घड़ी से संबंधित कोई भी प्रश्न है जो वर्ताकार पथ के अंदर हो, घड़ी से संबंधित, इनके लिए आप क्या ज्ञात करोगे, LCM ज्ञात करोगे। ठीक है। अब देखो अपने पास एक सूत्र बनता है HCF LCM, इनमें क्या संबंध होता है। देखो कि यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा करें, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। दो संख्या का मतलब दो पूर्णांक हो गए अलग अलग। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया, जैसे एक 12 ले लिया और एक 15 ले लिया, इन दोनों का आप HCF ज्ञात करो, LCM ज्ञात करो, जो आएगा उनका गुणा करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो एक जितना आएगा। ये आपके इस अभ्यास में मुख्य पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसी अभ्यास का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब अपने पास एक तो 135 दे रखी है, एक 225 दे रखी है। इस प्रश्न को हल करें तो अब देखो अपने पास क्या है, 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, चरण नंबर 1, इसमें बड़ा मान है 225, बड़ा है किससे, 135 से। जो बड़ा है वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक साइड में आप भाग करके देखोगे, देखो 225 में 135 का भाग, 135 एकम 135, कितने बच गए, 5 में से 5 गया 0, इधर अंश ले ली 12, 12 में से 3 गया 9, ये आ गया। देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, भाज्य संख्या तो हो गई 225, कितनी हो गई 225, बराबर किससे भाग दिया आपने, 135 से। तो 135 भाजक इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना 90। अब इन दोनों को देखेंगे आप, ये चरण नंबर 2 बन जाएगा। इसके अंदर जो बड़ा पद है वो देखो भाज्य संख्या, तो इसमें बड़ा पद है 135, छोटा 90 है। तो अब देखो यहाँ पर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो 90 का भाग लगाएंगे, 90 एकम 90, 5 14 45 आ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो 135 बराबर किससे भाग दिया, 90 से। 90 इंटू 1 प्लस शेषफल 45। अब देखो इसमें ये भाग कहाँ तक चलेगा, जब तक शेषफल 0 न बचे। तो यहाँ पर अब चरण नंबर 3 आ गया। इसमें बड़ा 90 है, छोटा 45 है। अब की बार हम 45 का भाग देंगे किस में, इस 90 में। 45 दुआ 90, पूरा पूरा गया, शेषफल क्या बच गया 0। तो यहाँ लिखेंगे, देखो भाज्य संख्या हो गई 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस शेषफल क्या बच गया 0। तो आप नीचे लिखोगे शेषफल 0 बचता है, 0 बचता है, अतः HCF, यानी आपने लास्ट में भाग किससे दिया है 45 से, तो HCF कितना आ गया 45 आ गया। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। इसी प्रकार इस प्रश्न के अंदर देखो 196 छोटा है पद, अब की बार 38 220 बड़ा है। तो चरण नंबर 1 में देखो, चरण नंबर 1 बड़ा 38 220, तो ये आ गया बड़ा है किससे 196 से। 196 का एक साइड में भाग लगा के देखो,
196, एकम 196, ये आ गया। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गया 7, इधर अंश ले ली। 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कितने उतारेंगे 2। अब देखो ऊपर से संख्या उतर गई ना। ऊपर अगर संख्या देखो पीछे वाले भाग में ऊपर संख्या नहीं थी, यहाँ संख्या दे रखी है, तो आप इसको भाग देंगे 9 तक देगी। देखो 9 छके 54, 5 9 में 81, 5 86, हासिल 8, 9 8 17, कितने बच गए। 12 में से 4 गए 8, यहाँ बच गया 5, इधर अंसल 15, 15 में से 6 गए 9, ऊपर से 0, ऊपर संख्या बची हुई है। जब तक आप सीधा उतारेंगे, जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं वैसे। देखो अब 196 का 5 तक भाग लगा के देखो। 6 5 30, 9 6 9, 6 5 30, हासिल 3, 5 का 9 से 9 5 45 और 3 48, 4 5 4 9, पूरा पूरा गया, एक ही चरण में हो गया ये। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाज्य संख्या तो आ गई 2 38 220, किससे भाग दिया 196 से, कितने पर गया 195 पर, प्लस शेषफल क्या बच गया 0। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे शेषफल 0 बचता है। अतः अच्छे कितना आ गया, लास्ट भाग किसे दिया आपने, एक ही पद में देखो 196 से, तो HCF कितना आ गया 196। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरी है, पॉइंटों में नहीं है। तो आप इसको देखो कैसे लिखोगे, मानना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें तो कैसे करेंगे। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या है उसका, a बराबर BQ+R, जहाँ आपने देखा b बड़ा है किससे, r से, तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर देखो q के आगे सब में 6 दे रखा है, जो कि b के ऐसे लिखते हैं हम BQ, तो यहाँ b का मान कितना दिया 6 दे रखा है, q के आगे जो पद दिया हुआ है ना वो b का मान है। तो यहाँ क्या हो गया, 6 बड़ा है किससे, r से, तो इसका मतलब ये हो गया अतः r बराबर कितना मान हो सकता है 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 तो बड़ा है इसी r से, लिखेंगे हो सकता है, सकता है। अतः धनात्मक पूर्णांक देखो आपने r का मान लिया, तो इससे r के मान ये अलग अलग है 0 1 2 3 4 5, तो इस समीकरण के अंदर हम रखेंगे। देखो अतः संभावित पूर्णांक हो गया, संभावित पूर्णांक इसके अंदर रखो, ऐसे लिखेंगे a बराबर b का मान निश्चित है ही 6, 6q+r का मान 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली आ गई। इसी प्रकार अब r का मान 1 रखे, देखो इसी में ही a बराबर 6q+r का मान 1, ये 2 नंबर समीकरण है। इसी प्रकार a बराबर 6q+r का मान अब की बार 2 है, ये 3 नंबर समीकरण हो गई। इसी प्रकार a बराबर 6q+3, ये 4 नंबर समीकरण हो गई। इसी प्रकार
ए बराबर 6q प्लस 4, ये 5 नंबर हो गई। और इसी प्रकार ए बराबर हो गया 6q प्लस 5। आर का अधिकतम मान कितना है? 5 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर आपको सम और विषम संख्याओं के बारे में पूछा जाए, सम के बारे में पूछा जाए तो कैसे लिखें, विषम के बारे में, तो इस प्रश्न के अंदर विषम के बारे में पूछा है। तो आप सबसे पहले 1 नंबर समीकरण की तरफ देखेंगे हम। यहाँ पर दे रखा है 6q, पूर्णांक है ये। इस पूर्णांक में आप 2 का भाग दे सकते हैं। जैसे देखो 6q में 2 का भाग दे दिया। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या हमेशा समपूर्णांक होती है। तो इसके अंदर 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये समपूर्णांक है। और समपूर्णांक के अंदर यदि आप 1 जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? विषम पूर्णांक। और विषम में 1 जोड़ दें तो इसमें 1 और जोड़ दिया तो क्या बन गया? समपूर्णांक। और फिर सम में 1 और जोड़ दिया, देखो 1 1 बढ़ता जा रहा है, तो वो विषम पूर्णांक। और विषम में 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? समपूर्णांक। और सम में 1 जोड़ दिया तो क्या बन गया? विषम पूर्णांक। ठीक है। अब प्रश्न में आपसे विषम पूछा है तो नीचे लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखो ऊपर पहला तो आया आपका 6q प्लस 1, या दूसरा है 6q प्लस 3, या तीसरा है 6q प्लस 5। ये हो गए आपके धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो पीछे मैंने बताया बड़े से बड़ा, अधिकतम या न्यूनतम स्थान, इन सब के लिए क्या निकालोगे आप? अच्छेप निकालोगे यूक्लिड भाजन प्रमेय से। तो देखो इस प्रश्न में आपने क्या पढ़ा? अधिकतम शब्द पढ़ा है। तो देखो प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले चरण नंबर 1, बड़ी संख्या क्या है? 616। बड़ा है किससे? 32 से। यहाँ पर लिखेंगे देखो 616 32 का भाग, देखो 32 से कम 32, 1 में से 2 नहीं जाता, इधर अंशल 11, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 6, 32 का पढ़ा बोले हम 9 तक, 32 निमा 288, क्योंकि 9 2 18 अंशल 1, 9 3 27 1 28। अब देखो 6 में से 8 नहीं जाता, इधर अंशल 16, 16 में से 8 गया 8, कितने बच गए? 8 बच गए। तो हम लिखेंगे देखो 616 बराबर भाग दिया 32 से, कितने पर गया? 19 पर, शेष फल क्या बच गया? 8। ठीक है। अब चरण नंबर 2 में देखो, 2 नंबर में हम कैसे करेंगे? इसमें छोटी ये है, बड़ी ये, 8 का भाग, 8 चौके 32, पूरा पूरा गया, शेष फल क्या बच गया? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बड़ा है, जो संख्या भाज्य होती है वो बड़ी है। 32 बड़ा है किससे? 8 से। तो 32 बराबर 8 से भाग दिया, कितने पर गया? 4 पर, शेष फल क्या बच गया? 0। तो नीचे लिखेंगे शेष फल 0 बचता है, 0 बचता है। अतः HCF कितना आ गया? लास्ट भाग आपने 8 से किया है तो HCF आ गया 8। तो आपसे पूछा है स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? स्तंभों की
अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। आज के इस वीडियो में अभ्यास 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने पास सबसे पहले 140 दे रखा है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे हम। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक 0 है, इसलिए जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से भाज्य होती है। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से भाग दिया हमने। 140 में 2 का भाग दिया तो 17 आ गया। फिर इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 35। फिर इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से भाग दे दिया तो ये आ गया 7, 5 35, ये आ गया 7। 7 एकम 7 हो। नीचे लिखेंगे 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार, इंटू 5 इंटू 7, ये हो गई। ठीक है। अब आगे दे रखी है संख्या अपने पास 156। इकाई अंक कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। तो जिस संख्या का मैंने बताया आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो यहाँ पर 6, तो 2 से इसमें 2 का भाग दिया तो ये आ गया 78। फिर इकाई अंक 8 है, फिर 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 39। अब देखो इकाई अंक 9 आ गया, तो 2 से तो जाता नहीं है, 3 से पता करें हम। 9 और 3 12। जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आई तो 12 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब 3 से भाज्य होगी ये संख्या। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 आ गया, तो 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये आ गया 13 एकम 13। तो इसको ऐसे लिखेंगे 156 बराबर 2 × 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। उसके बाद तीसरी संख्या आ गई अपने पास 38 25। इकाई अंक कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 2 से तो विभाजित है नहीं, इसलिए 3 का नियम करके देखें। देखो 8 और 2 10, 3 13, 5 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब यह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो 3 का इसमें भाग दें, 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 बच गया, 7 या 21, 1 बच गया, 5 या 15। फिर 3 से और देते हैं भाग, 3 का इसमें भाग दिया, 4 तिये 12, 3 दूए 6, 1 बच गया, 5 या 15। अब देखो 4 2 6 5 11, 3 से भाग नहीं जाता, तो इकाई अंक 5 दे रखा है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से भाज्य होती है। तो 5 का इसमें भाग देंगे, 8 5 40, 5 5 25, 5 से भाग 17 5 85, 17 एकम 17, ये आ गया 1। तो ऐसे लिखेंगे 38 25 बराबर 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके अंदर 2 प्रश्न और है, वो आपको खुद को करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम ज्ञात करो और जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो? HCF इंटू एलसीएम के। अपने पास 26 दे रखा है और 1 91 दे रखा है। पहले इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए हम। 26 के तो हो गए 2 इंटू 13, 13 दूए 26, और इसके करें तो 7 इंटू 13। तो इनका HCF ज्ञात करें। सबसे पहले HCF का मतलब होता है मैस है, और मैस है का मतलब मैं का मतलब मिलती, सह का मतलब संख्या। जो इन दोनों में मिलती है वो HCF कहलाता है। तो क्या मिल रही है? 13। एलसीएम ज्ञात करें, इसका मतलब होता है लेस है। जो संख्या मिलती है वो भी लिखेंगे,
अन्य संख्या भी लिखेंगे। तो सबसे पहले 13 मिलती है दोनों में, लिख दिया। और जो बच गई वो 7 बच गया, 2 बच गया। ये आ गया 13 7 91। 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182। ये आपने HCF और LCM ज्ञात कर लिया। अब आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि आपने जो प्रश्न किया है वो सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच के लिए देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करें तो देखो, एक तो दे रखी है अपने पास 26 और एक दे रखा है 91। इन दोनों का गुणा करते हैं। देखो गुणा करेंगे इस साइड में, 6 9 6 54, 2 एकम 2, 9 2 18। ये आ गया 6 6 8 5 13 हासिल 1, कितना आ गया 2366। अब इन दोनों का गुणा करके देखो, HCF इंटू LCM का, HCF इंटू LCM। HCF आपने 13 निकाला है और LCM आपने 182 निकाला है। इनका गुणा करो, 13 2 26, 2 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23 हो गया। कितना हो गया 23। ठीक है। अब देखो नीचे लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF इंटू LCM के। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। भाग नंबर 2, इसके अंदर देखो 510 दे रखा है। पहले इनका है भाज्य गुणनखंड से हम टुकड़े करते हैं। देखो इकाई अंक 0 2 से, 2 2 4 बच गया 1, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 10, 10 और 2 12, 3 से 8 3 24 बच गया 1, 5 3 15, 5 से 17, 17 एकम 17 और 92 के टुकड़े करो। इकाई अंक कितना है 2, 2 से भाग 46 पर जाएगा, फिर 2 से भाग 23 पर जाएगा, फिर 23 से 1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के टुकड़े करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 कितनी बार है अपने पास, 2 2 बार है, इंटू 23। अब इनके HCF और LCM ज्ञात करें। HCF का मतलब मैस है, मैस है का मतलब मिलती संख्या। दोनों में क्या मिलता है, 2 मिलता है, 2 की छोटी से छोटी घात 2। LCM ज्ञात करें। LCM में क्या है, सबसे पहले मिलता कौन सा है 2, तो 2 की 2 बड़ी से बड़ी घातांक। और क्या नहीं मिलता, 3 भी नहीं मिलता, 5 भी नहीं मिलता, 17 भी नहीं मिलता और 23 भी नहीं मिलता। इनका गुणा करेंगे। देखो 2 की घात 2 यानी 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 का 5 से गुणा 60, 60 का 17 से गुणा। देखो 60 का 17 से, 17 छिके 102, 1000 कितना आ गया 20 का 23 से गुणा। देखो 0 23 2 46, 23 कितना आ गया 23 460, 23 460। अब सत्यता की जांच करें। देखो सत्यता की जांच है, जांच करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक संख्या तो 510 दे रखी है, एक 92 दे रखी है। इन दोनों का गुणा करें। देखो 510 और 92 से ये आ गया 0, 2 एकम 2, 5 2 10, 9 से 0, 9 एकम 9, 9 5 45, ये आ गया 0 2 9 6 4, कितना आ गया 4
46 920 46,920 आ गया। अब हम लिखेंगे एच शेप इंटू एल शेप। एच शेप कितना निकला आपने 2, एल शेप कितना निकला 23,460। इनका गुणा करें 0 6 2 12 आंसर 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4। तो नीचे लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, एच शेप इंटू एल शेप के बराबर है। ये हो गया आपका प्रश्न पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच शेप और एल शेप ज्ञात करना है। अपने पास पहली संख्या 12, इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 2 2 2 4 इंटू 3, ये आ गया 2 की घात 2 इंटू 3। 15 के टुकड़े करें तो ये आ गया 3 इंटू 5 3 5 15। 21 के टुकड़े करें तो 3 इंटू 7। अब देखो आपको एच शेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एच शेप। एच शेप का मतलब मैस है। मैस में क्या है, तीनों में क्या मिलती है संख्या 3 3 3, तो 3 आ गया एच शेप। एलशियम में, एलशियम का मतलब लेस है, तो तीनों में मिलती क्या है 3 मिलता है, लिख दिया। अब जो नहीं मिलेगा वो लिखेंगे। तो 2 की 2 नहीं मिल रही, 5 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, तो इनका गुणा करो। देखो 2 की 2 मतलब 4 4 तिया 12 12 5 60 60 को 7 से तो 6 7 42 420। कितना आ गया 420। अब देखो आगे। अब अपने पास 3 संख्या दे रखी है 17 23 और 29। इन तीनों संख्याओं की खास बात क्या है कि ये तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो गया 17 इंटू 1 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, क्योंकि सीधी संख्या के टुकड़े नहीं होते। तो अब इसका एच शेप ज्ञात करें, मतलब मैस है। मैस से ज्ञात करेंगे तो तीनों में क्या मिलता है 1 मिलता है। ये लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, क्योंकि अगर नहीं मिलता इसका मतलब उसका एच शेप 1 होगा। एल शेप में लेस है, तीनों में देखो मिलता है वो तो 1 है ही। बच गई संख्या 17 23 और 29 बच गई। इनका गुणा करके देखें। देखो 23 का 17 से गुणा, 17 तिया 51 5 17 दूनी 34 5 39, फिर 29 से गुणा, ये आ गया 9 9 में 81 आंसर 8 9 तिये 27 8 35। 2 से करके देखो 2 9 2 18 आंसर 1 6 1 7 9 3 8 5 13 आंसर 1 10 से 11। उत्तर आ गया आपका 11 3 3 9। ये हो गया प्रश्न कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कि ये 2 संख्या दे रखी है, एक ये और एक ये। इन दोनों संख्याओं का एच शेप अपने पास 9 दे रखा है और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछा है आपसे, एलसीएम। तो आपने पीछे क्या लिखा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब अपने पास दो संख्या कौन सी दे रखी है, एक तो दे रखी है 306 और एक दे रखी है 657। इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करें बराबर HCF कितना दिया है इन दोनों संख्याओं का 9।
आपसे पूछा है एलसीएम। अब देखो यहाँ पर ये दोनों का आपस में गुणा है, तो ये संख्या इधर आते ही भाग में, तो यह आ गया 306 इंटू 657 बट्टे में क्या लगा दें 9 बराबर एलसीएम। इनका लगाओ 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, कट गया ये। अब देखो 657 को 34 से गुणा करके 7 चौके 28 हासिल 2, 4 5 20 2 22 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26, 7 21 2 5 15 2 17 हासिल 1, 6 18 1 19, 8 3 7 6 13 हासिल 1, 12 हासिल 1। ये आ गया एलसीएम कितना आ गया अपने यहाँ 22,338, अर्थात एलसीएम हो गया 22,338। ये आ गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 के जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है क्या? ये बताना है ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे n क्या चीज़ है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक मान हो सकता है n का, तो n एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आप 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें बगैर घातांक। 6 का अभाज्य गुणनखंड टुकड़े हो गए इसके 2 इंटू 3। अब 6 के ऊपर घातांक n दे रखी है तो लिखेंगे 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यह आ गया 2 इंटू 3, ऊपर घातांक कितनी दे रखी है n दे रखी है। अब देखो आपने 6 को तोड़ा तो इसके टुकड़े में एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया। अब आपको ये याद रखना है कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है ना, तो वो 0 पर जब भी समाप्त होगी जब उसके टुकड़े में 2 और 5 दोनों होने जरूरी है। तो लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का कोई स्थान नहीं है, नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 व 5 का होना आवश्यक है। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। देखो अप्रमेय संख्या कौन सी होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके। अब हमें ये संख्या सिद्ध करनी है कि ये अप्रमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले √5 जो दे रखा है उसको आप इसका विलोम मानेंगे। यहाँ अप्रमेय है तो विलोम हो गया इसका प्रमेय। तो ऊपर ऊपर क्या लिखूँगा मैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, जो संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं,
पी बटे क्यू के रूप में, अर्थात पी बटे क्यू का रूप हो गया, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, √5 के। तिरछा गुणा करें, देखो पी का 1 से गुणा, तो पी बराबर हो गया क्यू √5। अब आपने इस संख्या को प्रमेय संख्या मानी है, तो प्रमेय संख्या में अंडरूट से बाहर निकाल के देखिए हम, ये बाहर निकल सकती है। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये तो आ गया पी की स्क्वायर, ये आ गया, इनका वर्ग करेंगे तो 5 क्यू की स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ 5 से गुणा हो रहा है क्यू स्क्वायर का, इसका मतलब ये इस साइड में आते ही पी स्क्वायर में आप 5 का क्या दे सकते हो, भाग दे सकते हो। तो क्या लिखूँगा मैं, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे देखो, आपने पी स्क्वायर में 5 से विभाजित और पी भी 5 से विभाजित, आप पी में तो 5 का भाग दे दिया। अब क्यू में देखो तो इसकी जगह आप दोबारा कोई अन्य पूर्णांक मानेंगे क्यू की जगह। देखो पुनः पी बराबर 5 क्यू की जगह मैंने क्या मान लिया, अगला पद पी क्यू, उसके बाद कौन सा आ गया, आर मान लिया। जैसे ऊपर वर्ग लिखा हुआ है तो इसका भी क्या करेंगे हम, वर्ग लिखेंगे। वर्ग करने पर ये वर्ग है जो दोनों पक्षों का है, तो लिखूंगा मैं पी की स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 आर की स्क्वायर। आपने पीछे पी स्क्वायर का मान ज्ञात किया है, जो कि 1 नंबर समीकरण में ज्ञात किया था। तो पी स्क्वायर का मान क्या ज्ञात किया, 5 क्यू की स्क्वायर ज्ञात किया था। तो यहाँ पी स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया, यह आ गया 25 आर की स्क्वायर। 5 से गुणा है तो आगे जाते ही भाग में, तो यह आ गया क्यू की स्क्वायर बराबर 25 आर की स्क्वायर बट्टे 5। यह आ गया क्यू की स्क्वायर बराबर 25 में 5 का भाग दे दिया 5 आर की स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर भी आर स्क्वायर के साथ 5 का गुणा हो रहा है, इस साइड में आते ही ये भाग में, तो इसको भी आप क्यू स्क्वायर के भाग में लिख सकते हैं। तो ये भी आ गया कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो दोनों के अंदर क्या है, ऊपर वाले में पी स्क्वायर में 5 का भाग दे दिया और इसमें भी क्यू स्क्वायर में 5 का भाग दे दिया। दोनों में पी और क्यू दोनों में 5 का भाग जा रहा है, और हमने इसको किस रूप में माना है, पी बटे क्यू प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या का क्या सिस्टम होता है कि दोनों में, जैसे ये पूर्णांक है ये पूर्णांक है, इन दोनों के अंदर एक ही संख्या का भाग नहीं जा सकता। ठीक है, एक ही संख्या का भाग है तो वो सरलतम रूप बन जाता है। जैसे 6 बटे, उदाहरण देता हूँ मैं 10, इसको आप काट दो 3 और 5। अब 3 बटे 5 है, ये क्या है, प्रमेय संख्या है, तो इसमें एक के अलावा भाग नहीं जाता दोनों में। जैसे 3 में 3 का भाग जाता है, 5 में 5 का जाता है, या मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या 2 से भाग जा रहा है तो इसमें 2 से तो छोटा रूप बन जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों में प्रमेय संख्या में एक ही अंक का भाग देते हैं तो वो सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर है पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दोनों में जो जा रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार
पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होता, यानी एक के अलावा अतिरिक्त नहीं होता। अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। जो हमने माना है उसका विपरीत प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय सिद्ध करनी है तो इसका विलोम मानो। क्या लिखूंगा मैं हल में? मानना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, यानी 3 + 2 √5 को हमें किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, क्योंकि प्रमेय हमने मानी है तो प्रमेय का रूप क्या होता है? P/Q। अब यहाँ पर 3 प्लस का आगे जाते ही माइनस का, तो ये हो गया 2 √5 बराबर P/Q -3 बट्टे में क्या लगा दिया? 1। यह आ गया 2 √5 बराबर लघुत्तम आ गया Q का Q पर भाग दिया, 1 आया, 1 का P से P, 1 का Q पर Q का 3 से गुणा 3Q। अब देखो यहाँ पर 2 से ये गुणा हो रहा है, आगे जाते ही भाग में, तो ये आ गया √5 बराबर P -3Q बट्टे में Q दे रखा है ये भाग में, तो ये 2Q आ गया। ठीक है। अब देखो अपने पास ये अकेला बच गया है। ये P/Q के बारे में आपको पता है, क्योंकि P/Q क्या है? प्रमेय संख्या है। प्रमेय है, इसका मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या है, पॉइंटों में नहीं है। अब देखो पॉइंटों में नहीं है, इसका मतलब इन संख्याओं पूर्णांक से जब गुणा होगा तो वो भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो लिखेंगे P/Q पूर्णांक है। इसलिए P -3Q बट्टा 2Q एक प्रमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक प्रमेय संख्या है। क्योंकि प्रमेय जब आपने इसको माना ऐसे, ये क्या माना है? प्रमेय संख्या, तो ये किसके बराबर होगी? प्रमेय के। तो नीचे लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अप्रमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब देखो पीछे हमने इसी अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें किया √5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर बट्टे वाली आ गई, तो आप ऐसे लिखोगे इसको क्या, मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जिसको हम किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। तो ये आ गया P/Q बराबर 1/√2। तिरछा गुणा करेंगे Q का 1 से, तो Q बराबर हो गया P/√2। बाहर निकालो इसको, वही लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ गया Q² बराबर 2P²। ये देखो गुणा है, इस साइड में आते ही भाग में, तो वही प्रक्रिया बन गई। क्या लिखूं, Q² 2 से विभाजित है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगा। Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो दोबारा मानो वही पुनः Q बराबर P की जगह मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ गया देखो Q² बराबर 2 का वर्ग 4R²। Q² का मान आपने 1 नंबर समीकरण में क्या ज्ञात किया है, 2P²। तो रख दिया 2P² बराबर 4R²। 2 से गुणा आगे जाते ही भाग में, यह आ गया P² बराबर 4R² बट्टे 2। तो यह आ गया P² बराबर 2R² आ गया। ठीक है, 2R²। ये देखो 2 से गुणा आगे जाते ही ये भी भाग में, तो ये 2 नंबर समीकरण। देखो क्या लिखूं मैं, P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा। P भी 2 से विभाजित होगा। अब पीछे हमने 1 नंबर प्रश्न में लिखा है वही देखो, दोनों में, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, उसमें भी 2 का। तो लिखूंगा मैं P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होता, 1 के अतिरिक्त नहीं होता। ठीक है, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि
1/√2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो आगे वाला कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो आप क्या लिखोगे? मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो 7 से गुणा है, आगे जाते ही भाग में, तो √5 बराबर क्या हो गया? P/7Q, क्योंकि गुणा में आगे जाते ही भाग में, खुद Q भाग में है, तो ये दोनों आ गए देखो साथ में। अब लिखूंगा मैं, आ गया ना अकेला, ये अकेला आ गया, तो PQ और एक पद क्या दे रखा है? 7, तो लिखूंगा मैं 7, P व Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ये आ गया। इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है कि 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो आप क्या लिखोगे? ऊपर ऊपर वही कि मानना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? जो P/Q के रूप में। तो अब आपको इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है, ये √ का जो पद है वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये प्लस का ही रहना चाहिए पद। तो प्लस का 6 आगे जाते ही माइनस में हो गया। देखो P/Q -6। अब देखो आ गया, ये पूर्णांक है ही, ये पूर्णांक है ही, दोनों ही पूर्णांक है ये। तो आप लिखोगे P व Q पूर्णांक है, इसलिए P/Q -6 पूरा हल करो तो कर दो, वरना छोड़ देना यही। तो P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है कि विरोधाभास है कि √2 एक
अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। अब देखो इस अभ्यास में है ना 1.3 के अंदर लगभग वार्षिक परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत और अशांत क्या होता है? सबसे पहले देखो, यदि भी कोई भी बट्टे वाली संख्या हो, जैसे बट्टे के नीचे या तो अकेला 2 आए या अकेला 5 आए या इन दोनों का रूप आए, तो वो संख्या क्या होती है? शांत आवर्ती होती है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले जैसे अपने पास बट्टे के नीचे दे रखा है 31 25, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 31 25 इकाई अंक 5 है, तो 5 से भाग दें। देखो 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया? ये 625। फिर 5 से भाग देंगे तो 625 में 125, 125 में फिर 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 में फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आ गया, और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 13/5 ठीक है। अब इसको शांत रहे शांत आवर्ती की परिभाषा क्या है कि यदि किसी प्रमेय संख्या के हर में 2 या 5 या दोनों का रूप आए, तो यहाँ पर देखो 5 का रूप आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अपनी 13/5 इंटू 2 कोई भी संख्या की घातांक 0 है ना, उसका मतलब 1 होता है, तो हम उसकी घातांक 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम? 13/2 इंटू 5 अब इसके आगे नीचे लिखेंगे हम कि इसका हर 2n डॉट यानी गुणा 5m के रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये तो हो गया पहले का पहला। अब देखो दूसरा क्या है? 17/8 है, तो इसको भी तोड़े हम। P/Q के रूप की प्रमेय संख्या है, तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताना है आपको, तो यह आ जाएगा 17/2 अब देखो यहाँ 2 के टुकड़े हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 17/2 इंटू अपनी तरफ से 5 कोई संख्या की घातांक 0 हो तो मतलब 1 होता है, तो क्या लिखें? इसका हर 2n डॉट 5m के रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती है। यह शांत आवर्ती है। ये हो गया। अब देखो इसका तीसरा का 64/455, तो 455 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। 5 से भाग, 9 5 45, 5 एकम 5, फिर 7 से, 13 7 91, 13 से 1, तो इसको लिखेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है कि यदि किसी भिन्न संख्या का
हर 2g n.5g m के रूप का हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य शब्द आ जाए तो वो अशांत होती है। तो क्या लिखेंगे, इसमें 7 है और 5 है, ये आ गया। तो क्या लिखें, इसका हर 2g n.5g m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। अब देखो आगे इसी प्रकार चौथा देखो, चौथे में 1600 है हर पद पर, तो 2 से भाग देंगे तो 800 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 400 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 200 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 100 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 50 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 आ गया, ये आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे 15/1 2 3 4 5 6 2⁻6 × 5⁻2। तो इसमें देखो 2 भी है और 5 भी है, तो लिख देंगे इसका हर 2g n.5g m के रूप का है, के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। तो 343 के देखो 29/343 के आप अभाज्य गुणनखंड 7 से भाग देखो, 7 चौके 28, 6 बच गए, 9 7 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 1, ये आ गया 7⁻3। तो इसके देखो बट्टे में न तो 2 है न 5 है, तो क्या लिखें, इसका हर 2g n.5g m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। अब इसी प्रकार नीचे वाले में देखो कर रखा है, ये 2 की 3 और 5 की 2 कर रखा है, तो बस सिर्फ लाइन लिखनी है नीचे। क्या लिखोगे, इसका हर 2g n.5g m के रूप का है, के रूप का है, रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। अब देखो इससे नीचे वाला देखो 2 है 5 है, इसके अलावा तीसरा अक्षर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, अशांत आवृत्ति। तो इसमें सिर्फ आप क्या लिखोगे, इसका हर 2g n.5g m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का 6/15, इसको हल करें। देखो 6/3 × 5। अब मैंने आपको बताया कि जिसके
हर में 2n.5m यानी 2 और 5 के टुकड़े हो। तो यहाँ पर ये देखो कैसे हो रहा है कि 2 और 5 के अलावा ये 3 आ गया, लेकिन 3 वाला ऊपर से कट रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/5, क्योंकि ये कट जाएगा। ऐसे अंत में जो कटती है ना उसको काट देंगे, तो ये कट गया। देखो अब ये कट गई तो ये शांत बन गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/2 की 0 × 5, वही बन गया। यानी बट्टे के नीचे हम संख्या की घातांक 0 के रूप में कोई संख्या लिख सकते हैं। उसका अर्थ क्या होता है, 1 होता है। तो इसका लिखेंगे, इसका हर 2 की n.5 की m के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है। अब इसी प्रकार इसका अंतिम प्रश्न देखो, 35/50 को तोड़ेंगे तो ये आ गया 2 × 5 की घात 2, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25, 25 दूना 50। तो ये भी क्या बन गया, शांत बन गया। इसका हर 2 की n.5 की m के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो शांत दे रखे हैं उनको आप दशमलव प्रसार में लिखोगे। तो ये आ गया 13/31/25 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। पीछे हमने 1 नंबर प्रश्न में किया है ना, वैसे ही 5 से भाग लगा दिया तो ये आ गया 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से भाग लगा दिया 125, फिर 5 से भाग लगा दिया 25, फिर 5 से भाग लगा दिया 5, फिर 5 से भाग लगा दिया 1, तो ये आ गया 5 की घात 5। अब देखो इसको आप क्या करोगे, हर में है ना 10 या 10 की घातांक के रूप में लिखोगे। तो जो अगर 5 दे रखा है तो आपको 2 की घात 5/2 की घात 5 को अंश हर से गुणा करेंगे, ताकि नीचे हर संख्या में 10 या 10 की घातांक बन जाए। जैसे यह आ गया 13 × 2 की 5/, इन दोनों इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं, 2 × 5, और ऊपर घातांक कितनी आ गई 5। 2 5 बार है तो ये आ गया 1 2 3 4 5, आपस में गुणा करो, 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 दूए 16, 16 दूए 32। तो ये आ गया ऊपर वाला 13 × 32। नीचे लिखो 10 की घातांक में 2 5 10 की घात 5, तो यह आ गया 13 दूए 26, 2 13 3 39, 2 41/, 10 की घात 5 है तो इसको 5 के रूप में लिख दिया ये 5। तो इसका पॉइंट लगाएंगे हम, तो 1 2 3 4 5 के बाद क्या लगा दिया पॉइंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पूरा। अब इसी प्रकार ये दे रखा है 17/8, इसको तोड़े हम 17/2 की घात 3, तो ये आ गया। इसको भी आप लिखो 10 या 10 की घातांक के रूप में, तो 2 की 3 है तो आप क्या करोगे 5 की 3 को अंश हर से गुणा करने पर, 5 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 5 5 25, 25 5 125। ये आ गया 17 × 125/, इकट्ठा 2 × 5 की 3, ये आ गया आपस में गुणा 17 5 85, हासिल 8, 17 दूए 34, 8 42,
4 17 4 21, ये आगे 2 5 10 की घात 3। तो इसको कैसे लिखें हम, 21 25 बट्टे 1000, 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। तो 3 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 1 2 3.2, तो उत्तर आ गया 2.125। अब आगे दे रखा है 15 बट्टे 1600। आप क्या करोगे, 1600 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें 15 बट्टे 1600, 1600 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 800, फिर 2 से भाग देंगे तो 400, फिर 2 से भाग देंगे तो 200, फिर 2 से भाग देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 50, फिर 2 से भाग 25, फिर इकाई अंक 5 आ गया तो 5 से भाग 2 5, 5 से भाग देंगे 1, तो 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2, 2 कितनी बार है, 6 बार दे रखा है। 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हर संख्या में 2 और 5 के घातांक हम समान करेंगे। तो क्या करेंगे, 15 बट्टे 2 की 6 इंटू 5 की 2, 2 तो 6 बार है, 5 2 ही बार है। तो क्या करेंगे आप, 5 की घात 4 बट्टे 5 की घात 4 को अंश हर से गुणा कर देंगे, ताकि दोनों के हर की घातांक समान आ जाए। यह आ गया 15 इंटू 5 की 4, और नीचे वाला भी क्या हो गया, 2 की 6 इंटू 5 की 4, ये है 2, ये है तो 5 की 6। अब देखो इनको 5 4 बार, 1 2 3 4, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो यह आ गया 15 इंटू 625 बट्टे में इकट्ठा 2 इंटू 5 की घात 6। यह आ गया ऊपर वाली का गुणा करें, देखो 15 का 5 से गुणा, 15 5 75 हांसल 7, 15 दूआ 30 7 37 हांसल 3, 15 छिके 90 3 93 बट्टे 2 5 10 की घात 6। अब इनको लिखेंगे तो यह आ गया 93 बट्टे 75 बट्टे 10 की घात 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। यह आ गया 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या लगा देंगे हमें, पॉइंट। ये हो गया सवाल। अब इसके अंदर देखो 23 बट्टे 2 की 3, 5 की 2, 2 3 बार है, 5 2 बार है। तो क्या करोगे, 5 1 बार कम है तो इसको 23 बट्टे 2 की 3 इंटू 5 की 2, 1 बार कम है तो 5 की 1 बार बट्टे 5 की 1 बार, यानी एक एक घातांक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसको लिखेंगे 23 को 5 से गुणा, 23 5 115 बट्टे इनको लिखें 2 की 3, और 5 की भी कितनी बार होगी, 3 बार होगी, क्योंकि 2 ये और 1 ही है। ये आ गया 115 बट्टे इकट्ठा लिखो 10 की घातांक के रूप में, तो 2 इंटू 5 की घात 3। यह आ गया 115 बट्टे 2 5 10 की घात 3। यह आ गया 115 बट्टे 10 की घात 3 का मतलब 1000। तो यह आ गया 3 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, ये हो गया। अब इसके अंदर देखो 6 बट्टे 15, इसको हल करें पहले। 6 बट्टे 3 इंटू 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, काट दिया 3 एकम 3, 3 दूए 6, 2 बट्टे 5, बट्टे में क्या दे रखा है अपने पास, 5 दे रखा है। एक ही बार है तो आप क्या करोगे, 2 बट्टे 2 को अंश हर से गुणा कर देंगे, 2 का 2 से गुणा किया 4 आ गया, 5 का 2 से 10 आ गया, 10 का भाग देंगे तो यह आ गया 0.4। ये हो गया आपका प्रश्न कंप्लीट। अब इसका अंतिम देखो 35 बट्टे 50 है, तोड़ें इसको तो 35 बट्टे 2 इंटू 5 की 2, यह आ गया 35 बट्टे 5 2 बार है। तो आप क्या करोगे, 2 भी कितनी बार चाहिए आपको, 2 बार, तो इसको अंश
को गुणा करेंगे हम 2/2 से, यानी 2 की घात 1/2 की घात 1 से। तो ये आ गया देखो 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 35 2 70, और इसको हर में लिखेंगे 2 की घात 1 ही है और 1 ही है, तो 2 की 2 हो गई इंटू 5 की 2। ये आ गया 70/2 5 10, यानी 2 इंटू 5 की 2। ये आ गया 70/2 5 10 की 2। ये आ गया 70/10 की 2 का मतलब 100, 100 से भाग देंगे तो ये आ गया 0.70। ठीक है, ये हो गया आपका इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न।